डेली न्यूज़। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, यह चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों ने विवाद को हल करने के लिए कानूनी लड़ाई का समर्थन करने हेतु सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। इसका परिचय देखेंगे। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जब राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर निर्धारित किया गया, तब बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया, जबकि महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगाव में कुछ हिस्से जहां मराठी प्रमुख भाषा है, महाराष्ट्र के अंतर्गत रहने चाहिए। अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद्र महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाव और 247 गांव कर्नाटक के अंतर्गत रहे। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख लिया। महाराष्ट्र के दावे का आधार, इसका तर्क इस विचार पर केंद्रित था कि गणना समुदायों के आधार पर होनी चाहिए और इसमें प्रत्येक गांव में भाषाएं, निवासियों की संख्या या आबादी को सूचीबद्ध किया। महाराष्ट्र ने इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा किया कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों के राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही होते हैं। कर्नाटक की स्थिति, कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है। राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को भी खोल देगा जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अतः ऐसी मांग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे देखेंगे कि समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं। अंतर्राज्यीय विवादों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास किया जाता है, जिससे केंद्र एक सूत्रधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करता है। यदि मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाए तो संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कानून ला सकते हैं, जैसे कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीमाओं का परिवर्तन हुआ अधिनियम 1968 के तहत, और हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमाओं का परिवर्तन अधिनियम 1979 के तहत हुआ। बेलगावी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें सभी सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रत्येक पक्ष के 3 मंत्रियों वाली 6 सदस्य टीम बनाने के लिए कहा। इसके अलावा भी अन्य उपलब्ध तरीके क्या क्या हैं? तो पहला हो जाएगा न्यायिक निवारण। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकार के तहत राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। दूसरा देखिए अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है। परिषद की परिकल्पना राज्य और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिए तथा वर्ष 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसमें यूपीएससी सिविल परीक्षा के विगत प्रश्न पूछे गए थे। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किसके अंतर्गत है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार,
मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र या रिट क्षेत्राधिकार क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार क्षेत्र। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे दूसरा हम लोग देखेंगे डेली करंट न्यूज़ में ये जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2022 यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास प्रावधान में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इसका उद्देश्य 42 विधान में 183 अपराधों का गैर अपराधीकरण करना है और भारत में रहने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। विधायक द्वारा संशोधित किए गए कुछ अधिनियम में शामिल है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक बीमा अधिनियम 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। उदाहरण के लिए कृषि उपज अधिनियम 1937 के तहत नकली ग्रेड परिणाम चिन्ह 3 वर्ष तक के कारावास और 5,000 तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। ग्रेड परिणाम 3 वर्ष 1937 अधिनियम के तहत वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह विधेयक इसका स्थान पर 8 लाख के जुर्माने का प्रावधान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। यह विधेयक इसके स्थान पर 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। आगे देखेंगे कि विधेयक को लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला हम लोग देखेंगे आपराधिक मामलों में वृद्धि। दशकों से भी विधि वेतन इस बात से चिंतित है कि आपराधिक कानून सिद्धांत हीन रूप से विकसित हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार 4.3 करोड़ लंबित मामलों में से लगभग 3.2 करोड़ में आपराधिक कार्रवाई से संबंधित है। राजनीतिक उद्देश्य क्या है इसमें? गलत आचरण हेतु दंडित करने की विपरीत आपराधिकरण अक्सर सरकारों के लिए एक मजबूत छवि पेश करने का उपकरण बन जाता है। सरकारें इस तरह के फैसलों का समर्थन बहुत कम करती है। इस घटना को विद्वानों द्वारा अति अपराधीकरण कहा गया है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो कार्ड के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल 4.25 लाख की क्षमता वाली जेलों में 5.54 कैदी थे। विधेयक का दायरा। विधेयक अर्ध गैर अपराधीकरण को भी अपने दायरे में ला सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 843 आर्थिक विधान नियमों तथा वे नियमों में 26,134 से अधिक कारावास संबंधित उपखंड हैं जो भारत में व्यवसाय एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करते हैं। इस आलोक में विधेयक के तहत गैर अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए अपराधों की संख्या केवल भारत के नियामक ढांचे में अल्प मात्रा में गिरावट को दर्शाती है। यह विधेयक सरकार की इस सहमति के अनुरूप है कि गैर अपराधीकरण नियामक क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए।